अंधेरों को छुपाने की कोशिश करती चांद की रोशनी पूरे टेरेस पर बिखरी हुई सी थी। आदित्य अपने सुकून को तलाशने की कोशिश करते हुए अपनी नज़रें एक जगह पर गड़ाए रेलिंग पकड़ के खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हो। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। हाथों की छुअन से उसे साफ पता चल जाता है कि वह कौन है। आदित्य वैसा का वैसा शांत खड़ा रहता है। आदित्य को मुड़ता न देख गौरव उसके पास खड़ा हो जाता है और आदित्य को बड़े गौर से देखने लगता है। गौरव आदित्य को देखकर खुद भी सामने देखते हुए कहता है, भाभी सो गईं? गौरव के सवाल पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता। वैसे ही बस अपने नज़रों से सामने देखने लगता है। गौरव फिर कहता है, आदि तू अभी यह जो कर रहा है कभी सोचा है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है? जैसे ही यह आदित्य के कानों में जाती है वह कसकर रेलिंग को पकड़ लेता है। गौरव अगर भाभी को गौरव इतना ही बोलता है कि आदित्य शांति से कहता है, उसे मैं कभी पता लगने ही नहीं दूंगा। गौरव एक नज़र आदित्य को देखता और फिर कहता है, आदि तू ये नहीं समझ रहा कि अगर भाभी को सच्चाई का पता चल गया तो उन्हें तू जितना सुकून दे रहा है उससे ज़्यादा दर्द उन्हें होगा। गौरव की बात सुनकर आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। गौरव तो ऐसे झूठे एहसास देकर उनके जज्बात के साथ खेल रहा है। फिर थोड़ा सा तेज आवाज़ में, वक्त के साथ वह ठीक हो जाएंगी, तो छोड़ क्यों नहीं देता उनको उनकी हालत पर। आदित्य थोड़ा तेज आवाज़ में कहता है, नहीं देख सकता मैं उसके दर्द को, नहीं देख सकता मैं उसकी आंखों से बहते आंसुओं को। मैं बचपन से जिस अकेलेपन और दर्द से गुजरा हूँ मैं उसे ऐसा नहीं देखना चाहता। जिस वक्त मैं एकदम अकेलेपन से जी रहा था तब तो मेरे साथ था, लेकिन उसके साथ तो कोई नहीं जिसने मेरे अकेलेपन होने की वजह को दूर कर दिया। फिर गौरव की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने उसकी आंखों में वही अकेलापन और दर्द देखा है जिसे मैं 2 साल पहले पछाड़ कर आया हुआ हूँ, लेकिन आज मैं उसे अकेलापन और दर्द में देख रहा हूँ जिसने मेरे दर्दों को दूर किया। मैं बस उसके अकेलेपन को दूर करना चाहता हूँ, दर्दों को उसके आसपास भी भटकने नहीं देना चाहता। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये गलती करना चाहता हूँ। मैं उसे दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकता। गौरव और जिसकी अमानत तू उसे समझता है, उन्हें होश आ गया तो तू क्या करेगा? यह सुनते ही आदित्य अपना चेहरा गौरव से फेर लेता है और गौरव को पीठ करके खड़ा हो जाता है। यह देखकर गौरव कहता है, अगर तू एहसास दिखाते दिखाते सच में एहसास करने लगा तो तब तू क्या करेगा? आदि तू समझ नहीं रहा। अगर ऐसा हुआ तो तुझे इतना दर्द होगा कि तू शायद ही उस दर्द को कभी संभाल पाएगा। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि तू या तो भाभी से दूर रहे या भाभी को अपना ले। तू अगर बीच में रहेगा तो दर्द के सिवाय तुझे कुछ नहीं मिलेगा और शायद भाभी भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं। इतना बोलते ही गौरव आदित्य के थोड़ा पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है,
मैंने तुझे बचपन से दर्द में ही देखा है, लेकिन इस वक्त जो तू कर रहा है उससे जो तुझे दर्द होगा वह पहले से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। इसलिए या तू दादी की बात मानकर भाभी को अपना ले या फिर अर्जुन भाई की अमानत मानकर उससे दूर रह। इतना बोलकर गौरव वहाँ से चला जाता है। आदित्य वहीं वैसा का वैसा खड़ा रहता है। वह खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। आदित्य अब अपने दिल और दिमाग के बीच फंस गया था। बहुत देर तक आदित्य वैसे ही टेरेस पर रहता है। अचानक ही मौसम का रुख बदल सा जाता है। अंधेरे में भी एक अलग ही तरह का अंधेरा उभरने लगा। चांद की रोशनी भी उस अंधेरे में कहीं छुप सी जाती है, लेकिन इस बात का जैसे आदित्य को कोई खबर नहीं हो। तेज आवाज के साथ बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन आदित्य अब भी वैसा का वैसा वहीं पर ही खड़ा रहता है। बारिश की बूंदें आदित्य के शरीर के हर हिस्से को भिगोने लगती हैं। बिजली की धमाकेदार शोर और रोशनी सब तरफ फैल जाती है। मौसम के इस बदले रुख से अनजान आदित्य अपने परेशानियों से पूरी तरह से घिरा बस सामने की ओर देखे ही जा रहा था। बहुत देर की बारिश के बाद मौसम कुछ शांत सा हो जाता है, तो आदित्य अपने कदम बढ़ाते हुए टेरेस से नीचे आता है। नीचे आकर वह कमरे में जाकर कपड़े लेकर वॉशरूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। चेंज करके वह बेड पर दिव्या के थोड़ा सा करीब आकर लेट जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। शायद आदित्य ने अब यह ठान लिया था कि वह दिव्या को अकेलेपन का एहसास बिल्कुल भी नहीं होने देगा। चाहे बाद में जितना भी उसे दर्द मिले, वह अपने दर्द को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन दिव्या के दर्दों को देखने के लिए नहीं। रात सुबह में तब्दील हो जाती है। दिव्या अपने नींद से उठ जाती है। उठते हुए दिव्या को अपने कमर में किसी के हाथ महसूस होते हैं। दिव्या छुअन को महसूस थोड़ी सी सिरह सी जाती है। साइड में अपनी नज़रें डालती है तो उसे आदित्य का चेहरा दिखता है। बंद आंखें, चेहरे पर शांति लिए आदित्य सो रहा था। दिव्या अपने कमर से आदित्य के हाथ को हटाने की कोशिश करने लगती है कि वह हैरान सी हो जाती है। दिव्या थोड़ा परेशान सा होकर आदित्य के चेहरे को देखती है, फिर अपने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके सर पर अपना हाथ रखती है, झट से अपना हाथ हटा लेती है, क्योंकि आदित्य का शरीर बिल्कुल ही आग की समान तप रहा था। यह महसूस होते ही दिव्या जल्दी से अपनी जगह से उठती है और कमरे से बाहर चली जाती है। दिव्या एक कमरे के सामने जाकर खटखटाती है। कुछ पल में ही दरवाज़ा खुलता है और आलस भरी आवाज़ आती है। कौन है यहाँ जो ढंग से सोने? इतना बोलते ही वह सामने देखता है तो हड़बड़ाते हुए कहता है, भाभी आप। दिव्या कुछ बोलने को होती है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं आती। वहीं गौरव दिव्या को इतना परेशान देखकर कुछ समझ ही नहीं पाता। दिव्या अचानक से ही गौरव का हाथ पकड़ लेती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। गौरव थोड़ा सा परेशान सा, क्या हुआ है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? दिव्या अब भी कुछ नहीं बोलती और गौरव को अपने कमरे में ले जाकर कहती है,
इनका बदन बहुत ही ज़्यादा तप रहा है, आप देखिए ना। दिव्या की बात सुनते ही गौरव बेड पर बैठकर आदित्य के शरीर पर अपना हाथ रखता है तो वह भी हैरान हो जाता है। गौरव जल्दी से अपने कमरे में जाकर इंजेक्शन लाता है और आदित्य को लगा देता है। गौरव अपने मन में तो कल रात आदि पूरी रात बारिश में भीगा है। गौरव यह सोच ही रहा था कि उसे दिव्या की आवाज़ सुनाई देती है। क्या हुआ? ऐसे अचानक इनको इतना बुखार कैसे? गौरव दिव्या की तरफ मुड़कर, वो भाभी, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, आदि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दिव्या, लेकिन गौरव जल्दी से, अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ, मुझे अर्जुन भाई को भी देखना है। गौरव तेज कदमों से जल्दी से बाहर निकल जाता है। वह दिव्या के सवालों से बस भागना चाहता था। गौरव के जाते ही दिव्या बेड पर बैठ जाती है और आदि के चेहरे को निहारने लगती है। थोड़ी देर तक निहारते रहने के बाद दिव्या अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में चली जाती है और रेडी होकर नीचे चली जाती है। इधर दूसरी तरफ प्रीत की कई दिनों की बेरुखी को समझते हुए प्रियांश आज प्रीत से बात करने की ठान लेता है। प्रियांश प्रीत के कमरे में जाता है तो वह उसे कहीं नहीं दिखती। तभी प्रीत की आवाज़ बालकनी से आती है। प्रियांश अपने कदमों को बढ़ाते हुए बालकनी की तरफ चला जाता है। वह वहां जाकर देखता है तो प्रीत किसी से फ़ोन पर हंसते हुए बात कर रही थी। अपनी दी को यूं खुश देखकर प्रियांश को बहुत ही सुकून सा मिलता है। कुछ देर तक प्रीत फ़ोन पर बिजी रहती है, फिर कॉल कट करते हुए कमरे में आने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसे प्रियांश दिखता है। प्रियांश को देखते ही प्रीत मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ छोटे, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? प्रीत को यूं नॉर्मल देख प्रियांश तो पहले हैरान रह जाता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, क्या दी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं आपको याद ही करता नहीं। प्रीत कमरे के अंदर जाते हुए, ये सब छोड़, चल अंदर, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। प्रीत अंदर जाकर बेड पर बैठ जाती है और प्रियांश भी उसके सामने सोफे पर बैठ जाता है। प्रीत, आज तो उससे मिलने नहीं जा रहा? प्रियांश कंफ्यूजन में, किससे? प्रीत शरारत से मुस्कुराते हुए, अरे अपनी महबूबा से। प्रियांश, कौन महबूबा? प्रीत, अरे वही जिसे तू रोज शाम गार्डन पर मिलने जाता है। जैसे ही प्रियांश को यह समझ आता है, उसके सामने एकदम से दिव्या की मुस्कुराते हुए चेहरा याद आ जाता। वह उसकी मुस्कुराहट में खोते हुए खुद भी मुस्कुराते लगता है। प्रीत छेड़ते हुए, ओह ओहो, तो ख्वाबों में आते ही तेरे चेहरे पर उसका नूर निखरने लगा। प्रियांश हड़बड़ाते हुए अपनी मुस्कुराहट को छिपाते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी दोस्त है। प्रीत, चल ठीक है, मान लिया, अब उसका नाम भी तो बता दे। प्रियांश झट से दिव्या से इतना बोलते ही वह एकदम से रुक जाता है और प्रीत को देखने लगता है, जो उसकी अधूरी बातों को सुनकर उसे ही देख रही थी। प्रियांश के दिल में अचानक ही डर बैठ जाता है। वह अपनी जगह से उठकर प्रीत की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। प्रीत भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और प्रियांश की अधूरी बातों को याद कर कहती है, दिव्या क्या? प्रियांश खुद को थोड़ा नॉर्मल करके
प्रीत की तरफ मुड़ जाता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, बस दिव्या। उसने बस अपना नाम दिव्या बताया है। यह सुनते ही प्रीत प्रियांश को शक भरी निगाहों से देखने लगती है। जैसे ही प्रियांश को यह समझ आता है तो वह कहता है, दी चलिए ना, मुझे भूख लगी है। इतना बोलते ही प्रियांश कमरे से बाहर की ओर निकल जाता है। वहीं प्रीत को प्रियांश का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर वह कुछ सोचते हुए वह भी कमरे से बाहर चली जाती है। इधर दिव्या जब कमरे में आकर देखती है तो आदित्य रेडी होकर बेड पर बैठ अपने फाइल्स को चेक कर रहा था। यह देखती ही दिव्या आदित्य के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। दिव्या के ऐसे अचानक आने से आदित्य थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब तक आदित्य का बुखार पूरी तरह से उतर गया था। दिव्या अपने हाथ हटाकर ड्रॉ से दवाई निकालकर आदित्य को देते हुए कहती है, ये दवाई ले लीजिए। आदित्य पहले उस दवाई को देखता है, फिर दिव्या के चेहरे को, जैसे वह पूछ रहा हो ये क्यों। आदित्य की नज़रों को भांप कर दिव्या कहती है, वो आपको सुबह बहुत तेज बुखार था तो। इतना बोलते ही दिव्या रुक जाती है। आदित्य दिव्या के हाथों से दवाई ले लेता है और फाइल्स को लेकर स्टडी रूम में चला जाता है। आदित्य के स्टडी रूम में जाते ही एक सर्वेंट नाश्ता लेकर अंदर जाती है, फिर बाहर आ जाती है। यह सब चीज़ों को दिव्या कमरे से थोड़ा बाहर आकर नोटिस कर रही थी। अब फिर से दिव्या के मन में यही सवाल आता है कि आखिर आदित्य अपने परिवार के साथ बैठकर क्यों नहीं खाते और अपने परिवार के सदस्यों में सिर्फ अपनी दादी से ही क्यों बातें करता है, सब कोई से क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ ज्येष्ठा किचन में खाना बनाने के लिए जाती है। वह पूरे किचन में सामान को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था। ज्येष्ठा फ्रस्ट्रेट होकर खुद से कहती है, ये सब्जियां इतनी जल्दी खराब कैसे हो जाती हैं, ऊपर से अभी पेमेंट भी नहीं मिला। अब मैं सब्जियों में ही सारा खर्च कर दूंगी, फिर मैं किराया कैसे दूंगी। ज्येष्ठा अपने से बातें करते हुए किचन से बाहर जाती है और अपने कमरे में से कुछ पैसे लेकर घर को लॉक करके बाहर चली जाती है। ज्येष्ठा मार्केट में सामान लेने जा ही रही थी कि कुछ दूर पहुंचने पर उसे लोगों की बहुत सी भीड़ एक जगह पर इकट्ठा दिखाई देती। ज्येष्ठा भी उस भीड़ की तरफ जाकर लोगों को थोड़ा सा हटा कर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रोड पर एक कार के अंदर दो लोगों की काफ़ी बेरहमी से मौत हो गई थी। उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उन्हें मारा गया हो। पुलिस वहां पर हर तरह चेकिंग कर रही थी, लेकिन वहां कोई सबूत नहीं मिला। ज्येष्ठा ऐसे अब देखकर कल की रात उसके साथ हुई घटना याद आने लगती है। ज्येष्ठा ऑफिस से लौट रही थी। अंधेरा होने की वजह से रोड पूरी तरह से खाली थी। ज्येष्ठा अपने कदम बढ़ाते हुए बस आराम से जा रही थी। चलते चलते वह फोन पे बार बार समय देख रही थी। रात के करीब 11:30 बज चुके थे, लेकिन ज्येष्ठा तो ठहरी निडर लड़की, बस वह अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। तभी कुछ दूर उसे एक गाड़ी दिखती है। गाड़ी के आगे बैठकर दो लड़के शराब पी रहे थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने पहले से ही बहुत ज़्यादा पी रखी थी। ज्येष्ठा दोनों को देखकर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती,
बस चलते हुए उनके गाड़ी के सामने से निकलने लगती है। तभी दोनों लड़कों की नज़र ज्येष्ठा पर पड़ती है। एक लड़का दूसरे लड़कों को आंखों से इशारे करता है। इशारा मिलते ही दोनों की नजरें उतरते हैं। एक लड़का ज्येष्ठा के आगे की तरफ बढ़ कर एक तरफ रुकता है तो दूसरा लड़का ज्येष्ठा के पीछे से। दोनों लड़कों को देखकर ज्येष्ठा अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और दोनों को घूर कर देखने लगती है। दोनों लड़के ज्येष्ठा को नशे और हवस भरी नज़रों से देखने लगते हैं। उनमें से एक लड़का, देख पे क्या लड़की है, दूसरा लड़का, इसे चखना तो बनता है ना। इतना बोलते ही पीछे वाला लड़का ज्येष्ठा को पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा लड़का आगे बढ़ने लगता है। ज्येष्ठा बस दोनों की ही नौटंकी देखे जा रही थी। उन दोनों की हरकतों से ज्येष्ठा को ज़्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस जो हो रहा था वह देख रही थी। तभी आगे खड़ा लड़का ज्येष्ठा के ऊँटों की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर तो जैसे ज्येष्ठा का दिमाग ही खराब हो जाता है। वह पीछे वाले को अपने हील से जोर से पैर मारती है। हील के चुभते ही वह लड़का ज्येष्ठा को छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही ज्येष्ठा आगे वाले को एक जोरदार पंच मारती है। नशे से धुत होने की वजह से वह लड़का जमीन पर गिरता है। ज्येष्ठा पहले लड़के की तरफ जाकर उसके पेट पर जोर से मुक्का मारती है। वह लड़का भी रोड पर ही गिर जाता है। ज्येष्ठा दोनों लड़कों को देखकर अपने बालों को स्टाइल से झटकते हुए कहती है, बड़े आए मुझे चखने वाले। इतना बोलकर ज्येष्ठा आगे की ओर बढ़ जाती है। यह सब सोचते हुए ज्येष्ठा एकदम से होश में आती है। ये दोनों वही लड़के थे जिन्होंने ज्येष्ठा के साथ जबरदस्ती की थी। ज्येष्ठा उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ से मार्केट चली जाती है। मार्केट में ज्येष्ठा कुछ सामान ले लेती है, फिर आने लगती है। ज्येष्ठा अपने सामान को सही से देखते हुए जा रही थी कि वह किसी से टकरा जाती है। टकराने की वजह से कुछ सामान ज्येष्ठा के हाथों से गिर जाता है। ज्येष्ठा सामान उठाने लगती है। तभी उसे किसी की जानी पहचानी सी आवाज़ आती है तो ज्येष्ठा सर उठाकर देखती है तो उसके सामने उसका दोस्त नमन खड़ा होता है। ज्येष्ठा उसको देखते ही सामान को छोड़कर जल्दी से उसके गले लग जाती है। नमन मुस्कुराते हुए पूछता है, कैसी है यार तू? ज्येष्ठा अलग होकर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। नमन, मैं भी ठीक हूँ। फिर इधर उधर नजरें डालते हुए, चलना कहीं जाकर बातें करते हैं। ज्येष्ठा हाँ बोलकर सामान उठाती है और दोनों एक होटल में पहुंच जाते हैं। ज्येष्ठा और नमन बहुत पास बैठकर एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद नमन कहता है, चल अब मैं चलता हूँ। ज्येष्ठा भी खड़ी हो जाती है और वह कहती है, हाँ चलो, मुझे भी कहाँ यहाँ रहना है। ज्येष्ठा की बात पर नमन हंस देता है और अपनी चेयर से उठकर दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक वेटर ज्येष्ठा को जाने से रोक लेता है और कहता है, मैम आपको सर बुला रहे हैं। वेटर की बात पर ज्येष्ठा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, कौन सर? वेटर सर झुकाए, मैम आप बस चलिए, सर आपको बुला रहे हैं। नमन जो चुपचाप खड़ा था वह ज्येष्ठा के कंधों पर हाथ रखकर कहता है,
अरे जाना, शायद कोई इम्पोर्टेंट होगा। तो ज्येष्ठा भी हाँ में सर हिला देती है और नमन को बाय बोलकर वेटर के बताए गए कमरे की तरफ वह बढ़ जाती है। ज्येष्ठा जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो कोई उसे खींचकर दीवार से सटा देता है। ज्येष्ठा ऐसे हुए अचानक मूवमेंट से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वह इंसान ज्येष्ठा को कमर से कसकर पकड़ लेता है, उसके बहुत करीब चला जाता है, जो ज्येष्ठा को उसके सांसों से ही पता चल जाता है कि वह उस इंसान के कितने करीब है। ज्येष्ठा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखों में नफरत के भाव उभरने लगते हैं। ज्येष्ठा के सामने ध्रुव बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ा था, लेकिन ज्येष्ठा को उसके गुस्से से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ज्येष्ठा जोर का धक्का ध्रुव को देती है और फिर वहां से जाने लगती है कि तभी फिर से ध्रुव उसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। उसके खींचते ही ज्येष्ठा उसके सीने से जा लगती है, पर जल्दी ही वह उससे दूर हो जाती है। ध्रुव गुस्से से फिर से एक बार ज्येष्ठा को दीवार से वह सटा देता है, जिससे ज्येष्ठा गुस्से से छोड़ो मुझे। ध्रुव भी गुस्से से ज्येष्ठा का हाथ और जोर से पकड़ता है और कहता है, कौन था वो लड़का? ज्येष्ठा अपना हाथ छुटवाते हुए, जो भी हो तुम्हें उससे क्या? ध्रुव अभी बताता हूँ मैं। ध्रुव एक हाथ ज्येष्ठा को पकड़कर अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करके अभी जो होटल से एक लड़का निकला है उसे मार दो। जैसे ही ज्येष्ठा यह सुनती है, हैरान रह जाती है। ज्येष्ठा जल्दी से, नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना। ध्रुव तो बताओ कौन था? ज्येष्ठा, वो बस मेरा एक दोस्त है। ध्रुव यह सुनकर भी वैसा का वैसा ही खड़ा रह जाता है और उसे नमन का ज्येष्ठा से हंस हंस कर बातें करना, हाथ लगाना याद आता है, जिससे उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ज्येष्ठा ध्रुव को हिलाते हुए, प्लीज उसे कुछ मत करो प्लीज। ध्रुव ज्येष्ठा की आंखों में देखता है तो अब भी उसे उसकी आंखों में डर तो बिल्कुल नहीं दिखता। ध्रुव ज्येष्ठा के गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है, एक शर्त पर। शर्त सुनते ही ज्येष्ठा उसे देखने लगती है। ध्रुव, तुम उसे आज के बाद कभी नहीं मिलोगी। पहले तो ज्येष्ठा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह नमन को बचाने के लिए हाँ बोल देती है। ध्रुव फिर से फोन करके फिलहाल के लिए उसे छोड़ दो, इतना बोलते ही ध्रुव फोन अपने जेब में रख लेता है और ज्येष्ठा को देखता है, जो कब से ही उसे गुस्से से घूरे जा रही थी। उसको देखते ही ध्रुव के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुव को मुस्कुराता हुआ ज्येष्ठा देखकर उससे अपना मुंह फेर लेती है। ध्रुव अब ज्येष्ठा के आसपास दीवार पर हाथ रखकर उसके बहुत करीब जाने लगता है। यह महसूस होते ही ज्येष्ठा उसकी ओर देखने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा के इतने करीब आ जाता है कि उसकी नाक एक दूसरे से टच हो रहे थे, और अगर ध्रुव कुछ बोलता तो दोनों के होंठ भी एक दूसरे से टच हो जाते। ज्येष्ठा का दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगता है। ध्रुव, मुझे पता है बेबी, तुम निडर हो। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि तुम देर रात रास्ते पर चलती रहो। ध्रुव के बोलते ही
ज्येष्ठा के होंठ और उसके होंठ थोड़े से सट से जाते हैं, जिससे ज्येष्ठा की आंखें बंद हो जाती हैं। ध्रुव, तुम्हें पता भी है, अगर वहाँ 2 की जगह बहुत सारे लड़के होते तो तुम्हारा क्या होता? ज्येष्ठा की अचानक आंखें खुल जाती हैं और वह हैरानी से उसे देखने लगती है। ध्रुव काफी ज्यादा सीरियस था। यह देखकर तो ज्येष्ठा और ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर कुछ सोचते हुए ज्येष्ठा अचानक से ही बोलती है, इसका मतलब तुमने उन दोनों लड़कों को मारा? जैसे ही ज्येष्ठा बोलती है, उसके होंठ ध्रुव के होठों से सट जाते हैं। लेकिन ज्येष्ठा इतनी ज्यादा हैरान थी कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला। ध्रुव एकदम से ज्येष्ठा की कमर पर अपना हाथ रखकर और उसे अपने पास खींच लेता है। अब दोनों के होंठ पूरे सड़ चुके थे। ध्रुव से अब बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वह ज्येष्ठा के होठों को चूमना शुरू कर देता है। चूमते हुए ध्रुव के हाथ ज्येष्ठा के कमर को सहलाने लगते हैं, तो ज्येष्ठा सिरह सी जाती है और उसके हाथ ध्रुव के सीने पर चले जाते हैं। ज्येष्ठा बहकने लगती है और वह चुपचाप सी खड़ी रहती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह एक झटके से ध्रुव को जोर का धक्का दे देती है और वहां से भाग जाती है। ध्रुव, जो कि आराम से अपनी किस करने में बिजी था, उसका अब तक बिल्कुल भी मन नहीं भरा था। ऐसे अचानक धक्का देने से ध्रुव थोड़ा सा पीछे हो जाता है और फिर दरवाजे की तरफ वह देखने लगता है। लेकिन अब तक तो ज्येष्ठा वहां से जा भी चुकी थी। ध्रुव गुस्से से, बेबी, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी, बोलकर ध्रुव हाथ से होठों को पोंछ लेता है। वहीं दिव्या आज अनुज और बाकी के साथ मॉल में शॉपिंग के लिए गई थी। अनुज, रूहान और गौरव तीनों अपने शॉपिंग करने में लगे हुए थे। रूही और रूहानी अपनी शॉपिंग करने में। दिव्या कभी अपने देवरों को देखती तो कभी रूही और रूहानी को। दिव्या भी थक हार कर शॉपिंग के लिए सोचती है। दिव्या चलते चलते बॉय शॉप पर पहुंच जाती है। उनमें से वह कुछ देखने लगती है कि तभी उसकी नज़र एक ब्लैक शर्ट पर जाती है। दिव्या उस शर्ट को कुछ देर तक छूती है, जैसे वह सोच रही हो कि ले या फिर ना ले। लास्ट में वह उस शर्ट को ले ही लेती है। फिर कुछ दूर बढ़ने पर दिव्या म्यूजिक सिस्टम शॉप में पहुंच जाती है। दिव्या चलते रहती है। तभी उसे वहां रखी गिटार पर नजर पड़ती है। गिटार को देखते ही दिव्या कॉलेज के वक्त में पहुंच जाती है। एक बड़े से हॉल में स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी कॉलेज के प्रोग्राम के लिए। उनमें से दिव्या और उसकी फ्रेंड मीरा भी थी। दिव्या को ज़्यादा प्रोग्राम नहीं आते थे पसंद, लेकिन मीरा के जिद करने पर वह आ जाती है। दिव्या थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर, अरे यार मीरा, तुम मुझे बेकार में ही यहाँ पर लेकर आ गए। इससे अच्छा तो मैं घर में पढ़ाई ही कर रही होती। एग्ज़ाम भी तो 2 महीने में स्टार्ट होने वाले हैं। मीरा हैरानी से, ओ हेलो मैडम, 2 महीने हैं एग्ज़ाम को, और वैसे भी जितना भी पढ़ ले तो आदित्य सिंघानिया से तो आगे नहीं जा सकती। फर्स्ट तो उसे ही होना है। मीरा की बात सुनकर दिव्या का तो मुंह बन जाता है। दिव्या थोड़ा दुखी होकर, हाँ यार, पता नहीं ऐसे कैसे पढ़ता है जो हमेशा फर्स्ट आता है। मैंने हमेशा ही सारे सिलेबस को पूरा कंप्लीट किया है, लेकिन वो तो शायद
सिलेबस से बाहर भी पढ़ लेता होगा। मीरा थोड़ा सा हंसते हुए, तो कुछ भी कर ले, आदित्य सिंघानिया का मुकाबला तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। दिव्या, हाँ हाँ, ज़्यादा तारीफ मत किया कर उसकी। वैसे भी फर्स्ट होकर कौन सा उसका चेहरा खिला हुआ रहता है। रहता तो हमेशा शांत है। मेडल मिलने पर देखा नहीं था उसके चेहरे पर खुशी का एक कतरा भी नहीं था। पता नहीं किस गम में ही डूबा रहता है। मीरा झट से, यही कि तो उसको मिलेगी या फिर नहीं। मीरा के बोलते ही दिव्या भी झट से जवाब देती है, मैं और उसकी कभी नहीं। अगर उसके साथ रही ना तो मैं यह भूल जाऊंगी कि बात कैसे करते हैं। दिव्या की बात सुनकर मीरा जोर जोर से हंसने लगती है। दिव्या बस उसे अपना मुंह बनाकर देखने लगती है।